तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने ट्रेड थ्योरी कंप्लीट की थी जो कि कैटल और एल्पर्ट ने दी थी। हमने बेसिकली 12 ट्रेड्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को, कार्ल जंग की थ्योरी को और एडलर की थ्योरी को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से। तो सिगमंड फ्रॉइड कौन है? सिगमंड फ्रॉइड, इनको कहते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। अच्छा, मनोविश्लेषण क्या है? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ना मतलब जो हमारे माइंड है, जो हमारा दिमाग है, उस पे काम किया था कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या करता है। इनकी थ्योरी को ना क्रिटिसिज्म भी मिला था, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या है, सिगमंड फ्रॉइड 1856 से 1939, इनको कहते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक। ठीक है, ये है हमारे सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बताया था, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, फिर थ्योरी को पढ़ेंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला था हमारे में इड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है। अब ये है क्या? इड होता है हमारे माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट। हमारे माइंड में जो चीज़ें अनकॉन्शियस मतलब जो, जैसे देखिए क्या होता है, ये एक सी टाइप का है, इसमें ना एक ये आइसबर्ग है, इतना बड़ा सा आइसबर्ग है ये, मतलब बर्फ़ की सिल्ली समझ लीजिए अंदर की तरफ। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये तो इन्होंने बताया था कि क्या होता है, हमारा दिमाग जो है उसमें ना 3 टाइप के होते हैं कि कुछ हिस्सा उसका चेतन होता है, कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, पूरी तरीके से चेतन में होता है मतलब, और कुछ क्या होता है, पार्शली होता है मतलब थोड़ा, और कुछ क्या होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस, अचेतन मन। ठीक है, वो है। तो ये क्या बोला इन्होंने? बोला कि 3 चीज़ें होती हैं बच्चे में या किसी भी इंसान में। एक होती है इड, जो कि होती है अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। ठीक है। दूसरी है ईगो। ईगो क्या होता है? पार्शली कॉन्शियस, मतलब थोड़ी तरीके से वो होश में है, पार्शली कॉन्शियस है। सुपर ईगो क्या होता है? टोटली कॉन्शियस होता है, मतलब पूरा चेतन, मतलब पूर्ण चेतन है हमारा सुपर ईगो। तो जो इड होता है ये बच्चे में बाय बर्थ आता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इड बच्चे में कब आएगा, तो ऑप्शन में अगर लिखा हो बाय बर्थ तो आप बाय बर्थ पे ही टिक करके आइएगा। ईगो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब आता है, और सुपर ईगो बच्चे में 5 साल में आता है। कैसे याद रखेंगे? 2 को जोड़ते जाओ, 2 और 9, तो यहाँ भरमार मिलेगी आपको। ठीक है, बर्थ यानी 0, 0 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, इड ईगो सुपर ईगो। ठीक है, ये होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, मतलब अचेतन मन, मतलब अंदर। और इसको पता है क्या कहते हैं? ये ना प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब इसके हमारे मन में ना कुछ डिज़ायर होती हैं, कुछ उत्तेजना होती है जिसको हमें पूरा करना होता है। तो ये उसी पे ही काम करता है कि भैया कैसे ना कैसे इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। तभी इसको बोलते हैं दमित इच्छाओं का भंडार गृह। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? दमित इच्छाओं का भंडार गृह। भंडार गृह कौन है? हमारा इड, जो कि हमारी जो अंदर दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी इसी में ही आती हैं। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल है जो हम चॉकलेट इतना खाते रहते हैं ना, डाइट में भी चॉकलेट खाते रहते हैं, तो ये यही रिस्पॉन्सिबल है। ईगो क्या है? हमारा पार्शली कॉन्शियस है, थोड़ा सा चेतन है, मतलब जग रहा है। ये हमारा काम करता है रियलिटी में, जो वास्तविकता चल रही है। ठीक है, और सुपर ईगो हमारा मोरालिटी पे काम करेगा, जो हमारे में क्या है, मतलब जो नैतिकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डाइट पे हो, ठीक है, आपने सोचा, मान लीजिए भाई या बहन किसी की शादी है, आपने सोचा आपको लहंगा या लाचा जो भी पहनना है उसके लिए आपको फिगर मेंटेन करनी पड़ेगी। तो भाई साहब डाइट पे हैं, शादी 2 महीने बाद है, तो स्टार्ट कर दी हमने अपनी डाइट, है ना। चावल छोड़ दिया और गोलगप्पे छोड़ दिए, बर्गर छोड़ दिया, मैकडी भी हमसे गुस्सा हो गया। तो क्या हुआ, लेकिन अचानक से ना आपको मन किया कि यार चॉकलेट खा लेते हैं, प्लीज़ यार चॉकलेट, थोड़ी सी चॉकलेट खा लेते हैं। इतनी सी चॉकलेट खाने में कौन सा हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो जो ईगो होता है वो क्या करेगा, और जो मोरालिटी होती है यानी सुपर ईगो होता है वो क्या करेगा, तो सुपर ईगो कहेगा नहीं भाई बिल्कुल मत खाना, अगर तुमने खाई तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, फिर तो तुम सपने देखती रहो कि तुम क्या पहन लोगी, लहंगा या लाचा पहन लोगी बढ़िया सा, ठीक है, नहीं मैं पाओगी भैया, फिटिंग नहीं आएगी तुम पे। अब इत कहना ना भैया थोड़ा तो खा लें दो यार, है मतलब लगभग 15-20 दिन हो गए हमने खाया नहीं है। तो ईगो क्या करेगा, ये बीच का रास्ता निकालेगा। ठीक है, ये बीच का रास्ता निकालेगा, ये बोलेगा अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी भैया, एक बाइट खा लो, क्या कर लो, एक बाइट खा लो। तो ये
छोटा सा मतलब एक रास्ता निकालेगा, ठीक है। तो जैसे हमको बोलते नहीं है, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना जो बीच का रास्ता निकालते हैं, जुगाड़, तो बेसिकली आप ऐसे से याद रख लो। तो ईगो क्या करता है, हमारा ऐसा रेफरी काम करता है, बीच का रास्ता निकालने वाला काम करता है। तो इन्होंने ही ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, इद, ईगो और सुपर ईगो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इद बाय बर्थ आ जाता है, ईगो 3 साल की उम्र में आएगा, सुपर ईगो 5 साल की उम्र में आएगा। इद जो है हमारा, जो हमारी प्लेजर है, जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है उस पर काम करेगा, और ईगो हमारा रियलिटी पे काम करेगा, जो वास्तविकता है, जो आज के टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, और एज अ रेफरी मतलब दोनों के बीच में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, रेफरी का काम करेगा। और सुपर ईगो क्या है, हमारा जो मॉरलिटी है, जो हमारा नैतिक मूल्य है, ठीक है, उस पर काम करेगा, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के 3 ही पार्ट्स हैं। अब इसकी थ्योरी है ओरल एनल, वो पढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये फटाफट से थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी क्या है इसकी, सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने बताया है लिबिडो। अब मैं आपको बताती हूँ लिबिडो है क्या। लिबिडो ना इड का पार्ट है, लिबिडो इड का पार्ट है। इड क्या था, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे थे, दमिक इच्छाओं का भंडार गृह, उसका एक पार्ट है लिबिडो। उसको ना ग्रेटिफिकेशन यानी उसको खुशी कब मिलती है, जब वो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है, मतलब जब कुछ वो लाइक सेक्सुअल चीज़ें करेगा तब उसको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्योंकि इड हमारा बेसिकली किस पे आधारित था, प्लेजर प्रिंसिपल पे, मतलब जिस चीज़ में उसको खुशी मिलेगी उसको वो करना है, ठीक है। तो इड जो लिबिडो है हमारा, उसको खुशी किस में मिलेगी, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेगा। तो उन्होंने ये बताया कि लिबिडो जो है वो सब इंसानों में, सब में प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, मतलब इंक्लूडिंग जो छोटा बच्चा होता है ना, इन्फेंसी की स्टेज हमने पढ़ी थी 0 से 2, तो कह रहा है कि उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, लिबिडो, ठीक है, लिबिडो प्रेजेंट होता है। इसलिए उन्होंने बताया कि लिबिडो प्रेजेंट इन एवरीवन, और उन्होंने इसको ना 5 जोन में डिवाइड कर दिया। ये जोन है ओरल, एनल, जेनाइटल, लेटेंसी और फिक्सेशन। ओरल, एनल, जेनाइटल, लेटेंसी और फिक्सेशन। ये जेनाइटल है ना, इसको हम फेलिक भी कहते हैं, जेनाइटल है इसको हम फेलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ओरल, एनल, जेनाइटल, लेटेंसी और फिक्सेशन, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे, ट्रिक भी बताऊंगी इसकी। देखिए पहले ये करते हैं। ओरल होता है 0 से 2, 2 साल का फिर से चलेगा, 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 यानी 2 साल की उम्र, यहाँ 2 से 3, यहाँ 3 से 5, यहाँ 6 से 13, और ये पूरा अडोलेसेंस, ठीक है। तो ओरल में क्या होगा, बच्चे को प्लेजर कैसे मिलेगा, जब वो अपने लिप्स को क्या करेगा, सक करेगा, ठीक है, जब वो अपने लिप्स को क्या करेगा, सक करेगा, ठीक है। दूसरा है बच्चे का एनल जोन। एनल जोन में बच्चे को, जब 2 से 3 साल का बच्चा हो जाएगा तब उसे प्लेजर कहाँ मिलेगा, जब वो एनल को एक्सप्लेंशन करेगा, मतलब क्या करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको अपने बॉडी से निकालेगा, ठीक है। एनल बोले तो क्या मतलब, लाइक मूत्र निष्कासन करेगा, ठीक है, तो तब उसको क्या मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, ठीक है। एनल हमारा बेसिकली वही एरिया होता है जहाँ से हम सिक्रीट, जहाँ से हम डिस्कार्ड करते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है, यूरिनरी वेस्ट होता है, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तीसरा है जेनाइटल या फेलिक। अब ये देखिए क्या है जेनाइटल या फेलिक, इसमें बच्चा 3 से 5 साल का हो जाएगा। इसमें बच्चे को प्लेजर मिलेगा जब वो अपने जो जननांग होते हैं, जेनाइटल्स होते हैं, उनको छू के मिलेगा, मतलब वो क्या करेगा, वो उनको क्या करेगा, टच करेगा, और उसको क्या मिलेगा, प्लेजर की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। फिर है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है, 6 से लेकर 13 ईयर्स। इसमें क्या हुआ, उन्होंने बताया कि बच्चा अब सब कुछ भूल जाएगा, अवॉइड कर देगा। क्यों, क्योंकि बच्चे पे ना सोशल प्रेशर आ जाएगा। कैसे बताती हूँ, 6 साल का बच्चा स्कूल जाने लगेगा, ठीक है, अब वो स्कूल जाने लगा, उसके पास 10 काम हो गए हैं, उसको क्लास वर्क करना है, उसको होमवर्क करना है, उसको वर्कशीट पूरी करनी है, उसको अपना खेलना भी है, तो वो इन प्लेजर के बारे में क्या करेगा, भूल जाएगा। कब तक भूला रहेगा, जब वो 13 साल की उम्र तक का रहेगा, तब तक वो क्या करेगा, भूला रहेगा, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। फिर उन्होंने बोला फिक्सेशन। अब ये दोबारा से फिक्स हो जाएगा, कब, जब बच्चा अडोलेसेंस में आ जाएगा, ठीक है, तब ही बच्चे के अंदर होमो और हेट्रोसेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होंगे। अब ये क्या है, होमोसेक्सुअल होते हैं जो सेम होते हैं, लाइक लड़का लड़का, लड़की लड़की, ठीक है, ये होते हैं होमो। हेट्रो कौन होते हैं, जो ऑपोजिट सेक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़की लड़का, लड़का लड़की, ये कौन से होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल।
ये बच्चे में ये इंटरेस्ट कब डेवलप्ड होगा? जब वो फिक्सेशन में होगा, यानी एडोलेसेंस में होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? OAGLF, OAG, OAG से याद रखो। OAG, कोई कह रही है अपने आप को OAG, लीव ले लो, फन करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक वाइफ है, अपने हस्बैंड, उसका हस्बैंड बेचारा बहुत काम करता है, छुट्टी नहीं मिल रही है उसे, उसको बाहर जाना है, घूमना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली है, तो वो अपने पति से कहती है OAG, अब ये लोग AGOG कहते हैं ना, OAG, लीव ले लो, फिर फन करेंगे, मतलब मज़े करेंगे, मनाली जाएंगे, कहीं घूम के आएंगे। OAG, लीव ले लो, फन करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, ये क्या कहते हैं इसकी, OAG, लीव ले लो, फन करेंगे, क्या है इसकी स्टेजेस हैं कितनी? 5, 0 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 5, 6 to 13 और एडोलेसेंस। कैसे याद रखेंगे? देखो, एक और अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। जब बच्चा 0 से 2 years का होता है तो वो सक करेगा अपने लिप्स को। कैसे? अब आप देखो, ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, ठीक है, तो वो और क्या काम है, उसको लिप्स से ही तो सक करेगा। ठीक है, आप उसको ना ब्रेस्ट फीडिंग दे दो या बॉटल में दूध बना के दे दो, तो वो क्या करेगा, एक हाथ से बॉटल को पकड़ेगा और लिप्स से क्या करेगा, उसे सक करेगा, तो उसको प्लेजर मिलेगा, मतलब उसको भूख उसकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये उसका सकिंग लिप्स। आप बॉटल में बना के दे दो बच्चे को दूध, देखना थोड़ी देर में फटाफट गट 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 गट, आप उसे बताना थोड़ी पड़ता है कि आपको अपने लिप्स को ऐसे मतलब मूव करना है, ये करना है, नहीं, वो आराम से पी जाता है। ठीक है, बॉटल में दूध बना के दे दो, आराम से पी जाएगा। दूसरा क्या है, जब 2 से 3 साल का बच्चा आ जाएगा तब वो, अब इसमें हम बच्चे को ना, देखिए बहुत सारी थ्योरीज का इसमें वो भी है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चे को टॉयलेट करना आ जाता है कि भाई 2 साल का बच्चा है, अब वो बाहर जाके टॉयलेट कर सकता है, वॉशरूम में जाके, तो वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा ना बिजी रखता है। वो उसको एक्सप्लोर, बार बार पानी पिएगा, टॉयलेट करने जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे उसको प्लेजर मिल रहा है, भैया मतलब इतना पानी पी लेता है कि उसका ब्लैडर एकदम से फुल हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, उसको एक्सक्रीट करेगा, निकाल देगा। ठीक है, जेनाइटल में क्या होता है, बच्चा 3 से 5 साल का हो गया, कितना ही करोगे तुम, है पियोगे फिर निकालोगे, फिर पियोगे पानी फिर निकालोगे, कितना ही कर लोगे, कुछ नया कुछ आगे। तो अब बच्चा क्या करेगा, अब उसको प्लेजर मिलेगा जब वो अपने जेनाइटल को टच करेगा। ठीक है, अब वो वैसे भी थोड़ा बहुत तो स्मार्ट हो ही चुका है, क्यों, देखिए सेंसरी मोटर उसकी स्टेज चली गई, इन्फेंसी भी चली गई, अब क्या आता है, वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा बच्चा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो अपने जेनाइटल को टच करेगा। अब बच्चा लेटेंसी में स्कूल जाने लगेगा, 6 साल का बच्चा है, नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 में बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, 6 साल, तो बच्चा स्कूल चला जाएगा। अब देखिए कैसे याद रखोगे, स्कूल चला जाते हैं, स्कूल चले गए बच्चे, उनके पास दसियों काम है, बहुतेरे काम में हो जाते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ से बच्चों को पढ़ाया जाता है, रीडिंग है, राइटिंग है, ऊपर से बहुत सारे क्या आ जाते हैं, डेज आ जाते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी बच्चे दिया बना के ला रहे हैं, कभी बच्चों का पीरियड लग रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो कई कई चीज़ें बना रहे हैं, फिर आपका रंगोली आ जाता है ना। तो छोटे बच्चे इतने सारे काम करते हैं। ठीक है, फिर छोटे बच्चों को गेम्स भी खिलाए जाते हैं, तो इसमें बच्चा भूल जाता है। ठीक है, सामाजिक रूप में आके बच्चा क्या करेगा, भूल जाएगा। बच्चे को फिर याद कब आएगा, जब वो फिक्सेशन में आ जाएगा। ठीक है, OAG, लीव ले लो, फन करेंगे, एडोलेसेंस। ठीक है, यहाँ पे वो होमोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल, होमो बोले तो लड़की लड़की, लड़का लड़का, हेट्रो बोले तो लड़का लड़की। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये थी सिगमंड फ्रॉइड की स्टोरी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, मैंने बोल दिया स्टोरी, सॉरी, हाँ, ये थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्ल जंग की थ्योरी और एडलर की थ्योरी। ठीक है, एक लास्ट हो जाएगा हमारा कि इसमें मोटिवेशन भी है, और वैल्यूज़ हैं, और क्या कहते हैं, इसका असेसमेंट कैसे करेंगे, तो हमारा पर्सनालिटी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पर्सनालिटी ख़त्म होने के बाद हम आ जाएंगे अपनी यूनिट 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी एल्फर्ट एडलर की थ्योरी। तो एल्फर्ट एडलर कौन थे, एल्फर्ट एडलर को फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत सारे फादर हैं, जैसे पहले फादर हो गए हमारे जो अभी हमने पढ़े थे सिगमंड फ्रॉइड, उनको बोलते हैं फादर ऑफ साइको एनालिसिस, है ना, मनोविश्लेषणवाद के जनक। अब एल्फर्ट एडलर को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। मतलब सब इंडिविजुअल क्या होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक
व्यक्ति के बारे में उन्होंने अपनी विचारधारा रखी थी, तो उनको बोलते हैं अल्फ्रेड एडलर को फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। देखिए इन टर्म्स को अगर आप 2-3 बार लिख लेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है ना, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कौन है। क्योंकि ये ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं फैक्ट्स बेस जो एक एक नंबर में, मतलब एक एक नंबर का तो क्वेश्चन ही होता है, जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। किसी भी टेट की आप बात कर लो या DSSB की बात कर लो या सुपर टेट की बात कर लो, तो ये कुछ ऐसे हैं कि ये पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इनको एक बार से ना 2-3 बार ऐसे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, अच्छा ठीक है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है इंडिविजुअल की बात किसने की थी, सेल्फ की बात की थी एडलर ने, तो एडलर को याद करेंगे। ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन थे, सिगमंड फ्राइड, क्योंकि उन्हीं ने तो मनोविश्लेषण की बात की थी। ठीक है, तो अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, शॉर्ट में समझते हैं फटाफट से। क्या है, इन्होंने बताया था कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था ना कि एक व्यक्ति के जीवन में जो सेक्स इम्पल्सिव होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे लिबिडो का, है ना। लेकिन उन्होंने बोला इसका रोल नहीं होता, इसकी भूमिका बहुत ही कम है, माइन्यूट सी भूमिका है। जो रोल होता है वो सेल्फ असर्शन का होता है, मतलब हम अपने आप के बारे में क्या समझते हैं, हमारी अपनी अंदर की सेल्फ असर्टिव हम कितने हैं। ठीक है, हम कौन हैं, अपना सेल्फ के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सेल्फ गोल, सेल्फ आइडियाज़, हमारे खुद के आइडियाज़ क्या हैं, हमारे खुद के गोल क्या हैं, इसके बारे में बताया। उन्होंने 2 कॉम्प्लेक्सेस भी दिए थे, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी क्या होता है कि हम देखिए 2 चीज़ें होती हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर। क्या होता है, अगर हम सुपीरियर हैं तो मतलब हम आगे हैं, सुपीरियर क्या होते हैं, आगे, कोई भी एक गुण में हम बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। इन्फीरियर यानी उस गुण में हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया था। देखिए समझते हैं क्या है इस थ्योरी में। उन्होंने बोला था कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए कोई ऐसे एग्जाम्पल ये दे रखा था कि अगर कोई बच्चा बचपन में हकलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर हकलाता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा एक श्रेष्ठ वक्ता बन जाए, एक अच्छा एंकर बन जाए। ठीक है, मतलब क्या किया उसने, अपने पे काम किया। ठीक है, उसने अपने पे काम किया और काम करने के बाद समय के साथ साथ क्या हो गया, वो एक अच्छा वक्ता बन गया, एक अच्छा एंकर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि रोमन के एक राजा थे जो बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निरंतर व्यायाम किया, और इन्वायरमेंट तो वैसे भी प्रभावित करता है, तो निरंतर व्यायाम और इन्वायरमेंट की वजह से वो बहुत शक्तिशाली राजा बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। एक तो आप अपनी कंटिन्यूटी में आप वो एक्सरसाइज करते जा रहे हो, मतलब अपनी स्किल को क्या कर रहे हो, इन्हांस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा इन्वायरमेंट भी आप पे क्या कर रहा है, लगातार इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी में चेंज हो जाता है वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि आपके अंदर शुरू से ही अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो आप उसे दूर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दूर कैसे करोगे, अगर आप उस कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहो, मतलब कंटिन्यू उस स्किल्स के बारे में काम करते रहो, और प्लस आपका इन्वायरमेंट तो आप पे इम्फेक्ट डाल ही रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को खाना बनाना नहीं आता, जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, अब क्या है कि क्या मुझे कभी भी खाना बनाना नहीं आएगा, मतलब मैं इन्फीरियर हूँ अभी खाना बनाने में, तो क्या मुझे कभी भी खाना बनाना नहीं आएगा, नहीं। अगर मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी, है ना, मम्मी से या राशि दी से डिशेस सीखती रहूँगी, तो क्या होगा, मुझे खाना बनाना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसकी लगातार करी है प्रैक्टिस, लगातार मैं खाने बनाने की कर रही हूँ प्रैक्टिस। पहली बार गलत बनेगा, दूसरी बार मान लीजिए पहली बार में नमक ज़्यादा हो गया, है ना, दूसरी बार में नमक मैंने ज़्यादा के चक्कर में कम डाल दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर मुझे पता चलेगा, अच्छा अगर क्वांटिटी इतनी है तो इसमें इतना नमक पड़ेगा या इतना मसाला पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, मैं उसमें सुपीरियर हो जाऊंगी, मतलब मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ मेरी हेल्प किसने की, मैंने एक तो सीखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, किन से, मम्मी से, राशि जी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वायरमेंट में मैं काम भी कर रही थी और कंटिन्यू में क्या करने लगी थी, एक्सरसाइज कर रही थी, मतलब अपनी स्किल्स पे बार बार मैं काम कर रही थी। तो जो मेरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, वो मेरा चेंज हो गया कि मैं खाना बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी दी थी। बहुत 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्होंने दिया था, एक तो ये है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी,
दूसरे इन्होंने सेल्फ असर्टिव, मतलब जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फ का आइडिया है, उसके बारे में बताया था। तीसरा 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे, इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी। इन्फीरियॉरिटी मतलब अपने आप को किसी चीज़ में पीछे पाना, सुपीरियॉरिटी मतलब उस पीछेपन पे आपने क्या कर लिया, हम आगे आ गए, हमने उसे ओवरकम कर लिया, ठीक है। सुपीरियर हम कब बढ़ सकते हैं, अगर हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे और इन्वायरमेंट हम पे प्रभाव डालेगा। तो ये एल्फर्ट एडलर की थ्योरी थी जो हमने पढ़ी। अब हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है कार्ल जंग की। कार्ल जंग कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने देखिए 2 थ्योरी दे रखी है, 2 टाइप की। पहले दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक टेबल बनाऊंगी क्योंकि इधर एक्सट्रोवर्ट है इधर इंट्रोवर्ट है, वो टेबल भी इंपॉर्टेंट है, उससे 2019 में क्वेश्चन आया था, 2018 में उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, उससे क्वेश्चन आया था। तो इन थ्योरी को आप हल्के में मत लीजिए, हर जगह, इवन दो कार्ल जंग की थ्योरी तो काफ़ी बार पूछी गई है हर एक क्वेश्चन पेपर में। तो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। जंग की थ्योरी, इसे कार्ल युंग भी कहते हैं। बेसिकली अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे युंग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, युंग, ठीक है। तो युंग जंग जो भी है आप याद रखिएगा कि कार्ल से याद रखिए, CARL, कार्ल, ठीक है। तो बेसिकली उनकी थ्योरी है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने ना 2 कंसेप्ट दिए थे कि लोगों की पर्सनालिटी ना 2 टाइप की होती है, एक तो होते हैं एक्सट्रोवर्ट और एक होते हैं इंट्रोवर्ट। बाद में इन्होंने एक तीसरी सब कैटेगरी और जोड़ दी थी जिसको बोलते हैं एम्नीवर्ट। अब मैं ये बताती हूँ होते क्या है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं मतलब बहिमुखी, ठीक है, अगर हिंदी में इसकी बात करी जाए तो इसे कहते हैं बहिमुखी और इसे कहते हैं अंतःमुखी, ठीक है, इसे कहते हैं हम अंतःमुखी, ठीक है, और ये बहिर्मुखी, ठीक है। अब देखिए और एम्नीवर्ट होते हैं जो दोनों उभयमुखी, जैसे हमने एम्नी बोले तो हम उभयमुखी, उभयचर उनको कहते हैं ना, एम्फीबियंस को। जैसे मेढक है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, तो इसलिए हम उसे एम्फीबियन कहते हैं, है ना। तो एम्फी जो ये भी है ये उसी से ही ड्राइव हुआ है, मतलब उभय जो दोनों की क्वालिटी रखेगा, एक्सट्रोवर्ट की भी और इंट्रोवर्ट की भी। अब पढ़ लेते हैं कि ये क्वालिटीज़ होती क्या हैं। इन्होंने 2 कैटेगरी दी थी पर्सनालिटी की, कि अगर कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है तो उसकी ये क्वालिटीज़ होंगी, अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ट है तो उसकी ये क्वालिटीज़ होंगी। इसकी एक क्वालिटी 2019 में आई थी, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं वो कौन सी क्वालिटी थी। देखिए क्या है, पहला है फ्लुएंट इन स्पीच। जो एक्सट्रोवर्ट लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, पटर पटर कचर कचर, है ना, चैटर बॉक्स टाइप, तो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, फ्लुएंसी होगी उनकी किसमें, स्पीच में, बोलते रहेंगे। मतलब फ्लुएंसी होता है धारा प्रवाह, मतलब लगातार कर कर कर, 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 कर बोलते जाना, ठीक है। दूसरे होते हैं इंट्रोवर्ट। अब ये लोग क्या होते हैं, ये ना लिखने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं रेदर देन बोलने में। जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड सुना होगा, अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है कि आर यू अ चैट पर्सन और अ कॉल पर्सन, मतलब क्या आप एक चैट वाले पर्सन हो या एक कॉल वाले पर्सन हो। जैसे कि क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ी बात किसी को बतानी होती है, मतलब गॉसिप टाइप की चीज़ें सभी करते हैं, तो मैं ना पहले मैसेज करती हूँ अपनी फ्रेंड को, दीदी को, तो फ्री हो तो हाँ ठीक है। फिर मुझे ना बात बतानी होती है तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा ठीक है यार बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ना कॉल कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस कैटेगरी में अपने आप को देखती हूँ कि क्योंकि ना मुझे लिखना पड़ेगा, आलसी तो मैं हुई, लिखना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि मैं बोल के कुछ ज़्यादा बता पाऊँगी, ठीक है, तो मैं कॉल कर लेती हूँ। तो आई एम अ कॉल पर्सन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चैट में ज़्यादा माहिर होते हैं, मतलब उन्हें कॉल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, अबे यार क्या ही कॉल पे बात करेंगे, फटाफट चैट पे लिख के निच्चू करते हैं, काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेटर एट राइटिंग, वो प्रेफरेंस देते हैं कि हम लिख के काम खत्म कर देंगे। दूसरे होते हैं फ्री फ्रॉम वरीज। अब ये होता है मस्त मौला इंसान, मतलब कि ज़िंदगी में कुछ चल रहा है ना चल रहा है कुछ ना, बस क्या है उनकी वरी, उनको चिंता ही नहीं है कि भाई आगे करना क्या है। ये क्या होते हैं, ये इंक्लाइड टू वरी है, मतलब ये यार सोचेंगे कि यार अब आगे क्या। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वैकेंसी नहीं आ रही है, हम 2017 बैच वाले बेचारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अब मेरे टाइप के लोग होंगे, अरे नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आ जाएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, अब क्या करें, ज़िंदगी तो एकदम ख़त्म सी हो गई, है ना। नहीं, कभी कभी मैं इस कैटेगरी में भी आ जाती हूँ, है ना। कभी कभी क्या मेरा कुछ ऐसा सा फेस चल जाता है कि मैं इस कैटेगरी में भी आ जाती हूँ, मतलब मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, है ना। तो ऐसा क्या है, हम बदलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइक टू वर्क विद अदर्स। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उन्हें दूसरों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। पता है एक्सट्रोवर्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो सबसे बात करके सबके साथ घुलते मिलते रहना चाहते हैं।
इंट्रोवर्ट क्या होता है, उनको अकेले काम करना पसंद है, मतलब उनकी अपनी लाइफ है और आप उन्हें बस ये दे दो कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, ये पीपीटी बनानी है, ये असाइनमेंट करना है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या करेंगे कि फटाफट और लोगों से पूछेंगे यार तूने कैसे किया, तूने कैसे किया, अच्छा तू प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, अच्छा एक काम कर हम दोनों साथ में मिलकर कर लेंगे, ठीक है। इंट्रोवर्ट कहेंगे अच्छा पीपीटी बनानी है, असाइनमेंट बनाना है, ओके हो जाएगा, कब है डेडलाइन, कल है, ठीक है मैं बना के दे दूँगा। तो वो उन्हें अकेले काम करना पसंद है, ठीक है। ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। अब जब जो लोग लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें मतलब दोस्ती करने में भी मज़ा आता है ना, फ्रेंडली नेचर है उनका, जो भी मिल जाता है और भाई क्या चल रहा लाइफ में, अच्छा ठीक है, वैकेंसी की तो बात ही मत कर, आई नहीं है, ठीक है। ये होते हैं बहुत रिजर्व होते हैं। अगर रास्ते में भी इन्हें कोई मिल जाएगा ना तो ये ना, अगर कोई सामने से स्माइल भी पास कर रहा होगा तो ये ऐसे कर लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, रिजर्व होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा जल्दी अपनी बात किसी को बताते नहीं हैं, अपने अंदर ही सारी बातें रखते हैं, ठीक है। इनको खोदते जाओ कि भाई बता दे क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, तब भी नहीं बताएंगे ये, क्योंकि ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें अपने तक ही रिजर्व रखनी है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सब में गा देते हैं, फ्रेंडली है, ठीक है। चलो, नॉट ईजिली एम्बेरस्ड। अब ये ना, अगर कोई चीज़, जैसे अगर आप कोई जोक सड़ा सा जोक क्रैक कर दो, पीजे पुअर जोक कहते हैं ना उसे, सड़ा सा जोक क्रैक कर दो और समझ में आए नहीं आपको, है आप खुद ही हंस रहे हो, तो लोग जब आपकी मजाक बनाएंगे तो ये एम्बेरस नहीं होंगे, ये और उल्टा आप अपनी बात पे हंसने लगेंगे। ये क्या होंगे, ये इजीली एम्बेरस्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़े एम्बेरस्ड का मतलब क्या होता है, शर्म आ जाएगी इन्हें, खुद से शाई से हो जाएंगे, है ना, इजीली। ये क्या है, ये एथलीट्स, मतलब कि स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। इनको अगर फ्री टाइम, संडे फ्री टाइम, चलो सही है आज हम बाहर जाएंगे, मैच देख के आएंगे, आईपीएल चल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। ये भाई साहब क्या करेंगे, संडे वाओ आज मैं किताबें पढ़ूंगा, आज मैं मैगजीन पढ़ूंगा। ये अपने आप को ना घर में ही समेट के रखेंगे, नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ली, घर में ही समेट के रखा अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाहर जाके एक्सप्लोर करेंगे कि यार चलो आज एनजीएफ मॉल चल लेते हैं, है ना, अरे यार बहुत दिनों से साकेत नहीं गए हैं, सिलेक्ट सिटी वॉक, चलो सिलेक्ट सिटी वॉक चल लेते हैं। ये क्या करेंगे, यार लगता है कोई किसी की नई किताब नहीं आई है, अरे अरुंधति रॉय की नई किताब आई है, अरे किरण बेदी ने भी तो नई किताब लिखी है, चलो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या करेंगे, ये अपना टाइम ऐसे स्पेंड करेंगे। ये होते हैं, ये अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को नेगलेक्ट करते हैं, मतलब कोई चीज़ इन्हें बहुत प्यारी है तो उसे ऐसे करेंगे, अरे छोड़ो पढ़ी रहने दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना। जैसे कि, और ये लोग होते हैं, ये अपनी चीज़ें बड़ी संभाल के रखते हैं। मेरी बहन है एक छोटी, उसको मैंने फ़ोन दिलाया था इसका OnePlus का। भाई साहब वो बंदी इतनी केयरफुल है अपनी चीज़ों के लिए, ऐसे फ़ोन उठाएगी बड़े प्यार से, सुबह उसका पहले 8 बजे नेट ऑन करेगी, 8 से 8:15 तक उसका नेट ऑन होगा, फिर नेट ऑफ कर दिया, फ़ोन रख दिया, पढ़ती रही। अब उसका बंदी का नेट कब ऑन होगा, जब 11 बजेंगे रात में, 11 बजे नेट ऑन किया, 11 से 12 बजे तक चलाया और ऐसे ही रख दिया। एक ही जगह है उसकी, वहीं पे उसका फ़ोन रखा रहता है, मतलब वो अपनी चीज़ों को ना बड़े प्यार से रखती है। और मेरा फ़ोन ऐसे पड़ा हुआ है, कभी कहीं पड़ा है, कभी तो मुझे कॉल करके देखना पड़ता है, भैया फ़ोन कहाँ पड़ा है मेरा, है ना, ऐसे। ये होते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और बहुत अग्रेसिव बिहेव करते हैं, मतलब थोड़ा वाइल्ड टाइप का। और ये थोड़े सबमिसिव होते हैं, मतलब काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर जैसे कि ये होते हैं ना, जो पैर टिकते नहीं है ज़मीन पे, तो ये बहुत अग्रेसिव रहते हैं, है ना। और ये थोड़े सबमिसिव होते हैं। तो ये कुछ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की थी। इसकी एक और है PCC, वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन आया था। अच्छा, इनमें से क्वेश्चन ये आया था कि कौन अपनी चीज़ों के प्रति ज़्यादा केयरफुल है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, या फिर कोई नहीं, या फिर दोनों। तो इसमें से हमें ये टिक करना था, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक थ्योरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसलिए मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ, चाहे मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन जाए, ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से काल जंग को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद कौन सी थ्योरी रह गई है, उसके बाद नहीं रह गई है, उसके बाद बस कुछ पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं वो और पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं थोड़ा आगे। कार्ल जंग ने ना 3 चीज़ें और बताई थी उसके बारे में। देखिए कार्ल जंग ने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति की पर्सनालिटी है, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है तो वो क्या करेगा, तो उसकी एक क्वालिटी उसकी दूसरी क्वालिटी को, जो उसकी अपोजिट क्वालिटी होगी, वो उसको ओवरशैडो कर लेगी। मतलब अगर वो फ्रेंडली है, ठीक है, तो उसकी जो रिजर्व वाली जो क्वालिटी है वो उसको क्या कर लेगी, ओवरशैडो। यानी कि अगर व्यक्ति फ्रेंडली है, जैसे 2 कैरेक्टर हो गए हमारे, एक फ्रेंडली और एक हो गया रिजर्व। तो अगर व्यक्ति फ्रेंडली है तो ये जो रिजर्व है इसको ये ओवरशैडो कर लेगा, कौन,
फ्रेंडली, मतलब उसका रिजर्व वाला नेचर हमें नहीं दिखाई देगा, उसका फ्रेंडली वाला दिखाई देगा। तो यही उन्होंने बोला कि एक एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का जो दूसरे को क्या कर लेता है, ओवरशैडो, मतलब उसे ढाक देता है, उसके ऊपर आ जाता है, तो उसका क्या होता है, प्रभाव हमें दिखाई नहीं देता। इन्होंने बोला कि पर्सनालिटी ना 3 चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, PCC, पर्सनल कंप्यूटर कार्ल जंग का, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर ऑफ कार्ल जंग। कैसे याद रखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी होता है ना हमारा पर्सनल कंप्यूटर ऑफ कार्ल जंग, ठीक है। देखिए PCC कैसा होता है, पहला है द कॉन्शियस ईगो, है ना, द कॉन्शियस ईगो, ऐसे समझ लीजिए, द कॉन्शियस ईगो। दूसरा होता है द पर्सनल अनकॉन्शियस, और तीसरा होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो कैसे याद करेंगे, देखिए कॉन्शियस का मतलब है कि आप चेतना में हैं, मतलब आप जाग रहे हैं, होश में तो हो, लोग कहते हैं ना अरे तुम होश में तो हो, कॉन्शियस हो, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब आप जाग रहे हो, चेतना में हो, ठीक है। उसमें ना अभी की बात होती है कि बीइंग, मतलब अभी हम जो क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं अभी, राइट नाउ, ठीक है, वो बात होगी हमारी, वो एलिमेंट आएगा हमारा द कॉन्शियस ईगो में। दूसरा आता है द पर्सनल अनकॉन्शियस, हमारा ऐसा अपना पर्सनल अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, ठीक है। उसमें होंगे कि देखिए क्या होता है, हमारे साथ कितने सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो क्या हो जाते हैं, मतलब पहले हुए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम ना काफ़ी टाइम हो गया है हुए होते, और हम उसे फिर याद करने की कोशिश करते हैं कि याद आ जाओ, और वो याद आ जाती है, मतलब वो ऐसा है हमारे साथ पीछे हुआ था, ठीक है, और हम उसे याद करते हैं। जैसे हमारी कोई अच्छे मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम याद कर लेते हैं, ठीक है, उसको एकदम, मतलब वो हो चुका है, अभी की बात नहीं हो रही है, वो हो चुका है, लेकिन हम उसे याद कर लेते हैं। तो रिप्रेस्ड और सप्रेस्ड एक्सप्रेशंस मतलब एक्सपीरियंस, यानी ये क्या होता है, ज़्यादातर हमारे सोशल एक्सपीरियंस होते हैं, जो सामाजिक में जो हमारे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, जिनको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। अब है द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ऐसा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये क्या होता है, ये बहुत प्रिमिटिव होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे की बात हुई होती है, जो हमारे लिए रिजर्वर होती है। रिजर्वर क्या होते हैं कि जो किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेता है ना, ये रिजर्वर, ये क्या करता है, किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेता है, रिजर्व करके रख लेता है। तो जो हमारे बहुत पुरानी, जो हमारी अनकॉन्शियस या कॉन्शियस जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें रिजर्व हो जाती हैं। सारी जितनी भी हमारे साथ इंसिडेंट बहुत पुराने जो हुए होते हैं ना, वो सब इसी में आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 3 एलिमेंट हो गए, एक जो अभी है, बीइंग, अभी, जिसमें हम क्या सोच रहे हैं, है ना, क्या फील करते हैं, ठीक है। दूसरा है जो थोड़ा टाइम पहले हुआ है, ठीक है, और उसमें बेसिकली वो जो हमारा सोशल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमें याद आ जाएगा कि अच्छा यार ऐसा तो मेरे साथ हुआ था, है ना। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है, ये बहुत प्रिमिटिव होता है, ठीक है, बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना होता है, और एक ये रिजर्वर होता है उन चीज़ों का जो हमारे साथ बहुत पहले हुई है, ठीक है। तो ये कार्ल जंग की थ्योरी है, ये ख़त्म, हमारी तीनों थ्योरी ख़त्म हो गई हैं। पहली कौन सी थी, पहली हमने ट्रेड थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, एल्बर्ट की। दूसरी हमने सिगमंड फ्रॉइड चच्चा की थ्योरी पढ़ी थी, उनकी क्या थ्योरी थी, वही पहले तो हमने इड ईगो सुपर ईगो बताया था, फिर हमने क्या बताया था, वही OAG लीव ले लो फन करेंगे, ठीक है, वो बताया था। थर्ड हमने किसकी पढ़ी थी, कार्ल जंग की, थर्ड हमने पढ़ी थी एडलर की, ध्यान कीजिए, एडलर की थ्योरी, जिसमें हमने बताया था वो राजा वाली बात कि अगर कोई व्यक्ति बीच में हकलाता है बचपन में, तो एंड में बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है ना, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, करेक्ट। फिर अब हमने कार्ल जंग की थ्योरी पढ़ी थी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, और एक ये इनके एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसमें से शायद ये देखिए पेन अपने आप ही चलने लगा, ये आई थिंक ये में से कोई ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो ये भी थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के कुछ एक्सपेक्ट्स है, वो पढ़ लेते हैं, मतलब पर्सनैलिटी किससे कंसिस्ट होती है, ठीक है, और फिर हमारा पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो हमारा व्यक्तित्व है उसका डेवलपमेंट हुआ कैसे है, मतलब वो बढ़ा कैसे है, डेवलप कैसे हुआ है। तो 4 चीज़ें हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब हमारा अपना खुद का जो हमारा अपना परसेप्शन है वो, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, एटीट्यूड बोले तो अभिवृत्ति, है ना, वैल्यूज बोले तो मूल्य। ये चारों चीज़ों से मिलके क्या बनी है हमारी पर्सनालिटी, इस चारों चीज़ों से उसका मिलके क्या हुआ है, डेवलपमेंट। तो पहले आज की वीडियो में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे
कल मोटिवेशन, एटीट्यूड, वैल्यूज और पर्सनालिटी के टेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा चार्ट है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव जो टेस्ट हैं वो करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल के क्लास में हम ये तीनों कर देंगे। आज हम ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्वयं का कॉन्सेप्ट है क्या, हम मतलब कॉन्सेप्ट बोले तो चीज, फैक्ट्स क्या है, चाइल्ड ओन परसेप्शन अबाउट हिम, बच्चे अपने बारे में क्या सोचते हैं। मतलब मेरा जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेप्शन क्या होता है कि हमारे अपने व्यूज़, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक चीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ रिसेंट, हाँ वॉर ले लेते हैं, यही यूक्रेन और रशिया का, तो इसमें आपके व्यूज़ क्या है, ठीक है। तो मतलब वो क्या होगा, आपका अपना परसेप्शन है, ठीक है। आप कहोगे कि रशिया ने ठीक किया, तो ये आपका अपना परसेप्शन है। कोई ये कहेगा कि यार ये यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये उनका अपना परसेप्शन है, ठीक है। मतलब उनके व्यूज़ क्या हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो चाइल्ड का अपना परसेप्शन अपने लिए, मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ कि भाई मैं अपनी लाइफ में अभी स्टैंड कहाँ कर रही हूँ, ठीक है, अभी आगे क्या करूँगी मैं, मतलब मैं क्या हूँ, ठीक है। स्वयं के बारे में सोचना होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में, अपने व्यूज़, ठीक है। तो इसमें ना 3 चीज़ें हैं, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, चाइल्ड ओन परसेप्शन अबाउट हिम क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये कोई सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें वो अपने बारे में परसेप्शन उसके क्या है, बच्चे के, ठीक है। दूसरा है अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा है, पहले तो ये इसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बच्चा जिस एरिया में रह रहा है, ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है जिसमें वो रह रहा है, ये पूरा है, लाइन कट जाएगी, मतलब लिखा हुआ कट जाएगा, इसलिए मैंने लाइन नहीं बनाई है। तो ये हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, फिनोमिनल सेल्फ। पूछा जा सकता है द पार्ट, विच पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट वेयर चाइल्ड लिव्स इज नोन एज, क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच अ चाइल्ड लिव्स इज नोन एज, तो उसको कहते हैं फिनोमिनल सेल्फ, ठीक है। दूसरा होता है कि रेस्ट इन्वायरमेंट, अब बचा कुचा हिस्सा इन्वायरमेंट का, देखिए हमने मान लीजिए पूरा इन्वायरमेंट है, तो इस पार्ट की हमने बात कर ली, ठीक है, इस पार्ट की हमने बात कर ली, ये तो रह गया, ये चीज़ तो रह गई, देख लीजिए ये था हमारा इन्वायरमेंट, ये हो गया था हमारा सेल्फ, तो हमने इस पार्ट की बात कर ली है, ठीक है। लेकिन अभी ये तो रह गया है भाई साहब, है ना, ये वाले हिस्सा तो रह गया है। तो ये वाला हिस्सा क्या, बचा खुचा जो भी हिस्सा है जिसके बारे में वो जानता है, अवेयर का मतलब जानता है, या उस पर रिस्पॉन्स करता है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो होता है फिनोमिनल इन्वायरमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं नॉट सेल्फ। मतलब वो स्वयं नहीं है, क्या करेगा, सिर्फ प्रतिक्रिया देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिनोमिनल इन्वायरमेंट। कैसे समझेंगे, ये तो खिचड़ी पका दी, ठीक है। आप खिचड़ी नहीं पकाइए, इसको फटाफट से समझ लेते हैं। मैं अपने बारे में क्या समझ रही हूँ, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मैं अपने बारे में क्या समझ रही हूँ, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रही हूँ, अभी मान लीजिए मैं बरेली में हूँ, जिस इन्वायरमेंट में मैं रह रही हूँ, ठीक है, और उस इन्वायरमेंट का हिस्सा क्या कहलाएगा, मेरा फिनोमिनल सेल्फ। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं उस इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हूँ, मुझे पता है ये इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे अपने आप को मैंने अडेप्ट किया है, तो मैं इस इन्वायरमेंट के बारे में जानती हूँ, मैं अवेयर हूँ इसके नॉर्म से, इसके कल्चर से, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, फिनोमिनल सेल्फ, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए फिनोमिनल इन्वायरमेंट क्या होता है, अब ये एक इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, उसका इतने से हिस्से में ही तो मैं रह रही हूँ, क्या मैं विश्वव्यापी थोड़ी हो गई हूँ कि मैं पूरे विश्व में रह रही हूँ, नहीं, मैं एक इतने से हिस्से में रह रही हूँ, ठीक है। बचा खुचा जो हिस्सा जिसके बारे में मैं रिस्पॉन्स, अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ, उसको कहते हैं फिनोमिनल इन्वायरमेंट, नॉट सेल्फ, ठीक है। ये 3 चीजें थी, ठीक है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, इससे भी क्वेश्चन आया है, एटीट्यूड्स, इससे भी क्वेश्चन आया, और वैल्यूज, इससे अभी पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। फटाफट से इसे कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, है ना, कोई भी सुझाव देना हो या कुछ भी कहना हो, तो किस पे कहेंगे, तो इस पे कहेंगे भाई साहब। ईमेल आईडी बनाई किस लिए है, साक्ष्य
sakshe.edu@gmail.com sakshe.edu@gmail.com पे आप अपनी बात कह सकते हैं, या फिर मेल नहीं करना कोई बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में कह दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा फिर यूनिट 3 कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, खुशियाँ मनाओ। अगले यूनिट हम शुरू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से जब तक नोटिफिकेशन, मोस्ट प्रोबेबली आपके फॉर्म भरे जाएंगे, हम लोग ने आधे ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए होंगे। पेपर से पहले ही हमारी ये CDPS की कंप्लीट हो जाएगी, रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ बताइएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स में कोई दिक्कत हो, कोई वैसे तो राइटिंग माशाल्लाह है, अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा, थोड़ा और बड़ा करके लिखूंगी। मतलब मैं भी अभी सीख रही हूँ, ठीक है, सीखते सीखते ही, आप लोग से सीखते ही मैं आगे की तरफ जा सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो पड़े। नमस्कार।